नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। नई दिल्ली में आयोजित नकॉर्ड की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में गृह मंत्रालय ने नशा विरोधी अभियान को और मजबूत करने की दिशा में आपको बता दें कई सारे कदम जो है वो उठाए हैं। नकॉर्ड की बैठक की अध्यक्षता आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने की थी और इसी के साथ आपको बता दें यहाँ बैठक में जो है कई सारे चीज़ों को लेकर मंथन करते हुए जो है गृह मंत्री अमित शाह नजर आए हैं। तमाम अधिकारी उनके साथ थे, तमाम लोग उनके साथ थे। गृह मंत्रालय के तमाम वो लोग कि आखिरकार किस तरीके से नशे के खिलाफ जो है अभियान को और मजबूत किया जा सकता है, इसको लेकर जो है यहाँ पर अध्यक्षता जो है गृह मंत्रालय की ओर से और गृह मंत्री की ओर से जो है वो की गई थी। इस अवसर पर आपको बता रहे नशीली दवाओं की तस्करी और उसके बढ़ते खतरे पर जो है चिंता व्यक्त करते हुए एक व्यापक विजन डॉक्यूमेंट ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल भी जो है लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य देश को नशे के जाल से सुरक्षित रखना था। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री ने की, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया है और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है। सरकार ने कहा है कि नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियां, सीमा सुरक्षा बलों और इसी के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बीच बेहतर समन्वय बहुत जरूरी है। इस विजन डॉक्यूमेंट में रोकथाम, पुनर्वास, जागरूकता और डिजिटल निगरानी को जो है यहाँ पर प्रमुख स्तंभों के रूप में जो है शामिल किया गया है, ताकि युवाओं को नशे की लत से जो है बचाया जा सके। आपको बता दें कि यहाँ जो है नारकोटिक्स के जो पूरा नेटवर्क है उसके तहत केंद्र और राज्य के बीच सूचना साझा करने की व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है, ताकि तस्करी के जो है यहाँ पर रूट्स को समय रहते जो है वो रोका जा सके। गृह मंत्रालय के अनुसार नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए यहाँ तकनीकी साधनों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का जो है यहाँ प्रयोग किया गया है और इसी के साथ आपको बता दें कि विशेष ध्यान जो है इन सब चीज़ों को लेकर जो है वो दिया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है विशेष ध्यान देते हुए सरकार ने सभी हिताधिकारियों से जो है अपील की है कि वो नशे के खिलाफ जन भागीदारी को बढ़ावा दें और समाज में जन जागरूकता अभियान को जो है वो तेज करें। आपको बता दें इस बैठक को नशीले पदार्थों के खिलाफ भारत की रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में जो है वो देखा जा रहा है, जिसमें नीति निर्माण और इसी के साथ क्रियान्वयन दोनों पर जो है बल दिया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले समय में एनकॉर्ड की बैठकों को और भी नियमित और इसी के साथ डेटा आधारित जो है वो बनाया जाएगा, ताकि निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी हो सके। विजन डॉक्यूमेंट्स में राज्यों को स्थानीय स्तर पर नशा नियंत्रण इकाइयों को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार और शिक्षा से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही ड्रग्स के नेटवर्क को या यूं कहे अवैध नेटवर्क को तोड़ने के लिए खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और रियल टाइम डेटा शेयरिंग की व्यवस्था पर भी जो है काम किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नशा नियंत्रण केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि ये एक सामाजिक चुनौती भी है, जिसमें परिवार, स्कूल और समुदाय की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। इस पहल से उम्मीद जताई जा रही है कि देश में नशे के प्रवास जो भी हैं उन पर जो है प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा और आने वाली पीढ़ियों को जो है वो सुरक्षित वातावरण मिल सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है इसी बीच उच्च स्तरीय मंच पर जो है लिए गए निर्णय को जल्द जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए भी जो है यहाँ पर विस्तृत से कार्य योजना तैयार की जाएगी। बैठक में यह भी तय किया गया है कि ड्रग्स के खिलाफ अभियान में राज्यों के यहाँ पर प्रदर्शन की नियमित समीक्षा की जाएगी और बेहतर परिणाम देने वाले राज्यों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा, ताकि यहाँ प्रतिस्पर्धा और परिणाम आधारित प्रणाली विकसित हो सके और देश में नशा मुक्त भारत का लक्ष्य तेजी से प्राप्त किया जा सके। इस दिशा में सभी एजेंसियां मिलकर कार्य करेंगी और आपको बता दें समन्वित प्रयास जो हैं वो जारी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें अगली खबर दरअसल यूपी से है, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों और विपक्षी दलों पर जो है तीखा हमला बोला है। उन्होंने राम जन्मभूमि मुद्दे पर राज्य सरकार का रुख दोहराया और पिछली सरकारों पर राजनीतिक तुष्टीकरण और कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफलता के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ दशकों तक कानूनी और राजनीतिक विरोध हुआ, लेकिन मौजूदा सरकार ने डबल इंजन गवर्नेंस मॉडल के तहत इसके काम को जो है आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि इस बात पे भी जोर दिया है कि कथित अनियमितताओं से जुड़ी जांच एसआईटी और सबूत आधारित प्रक्रियाओं के जरिए जो है वो की जा रही है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने भगवान राम के अस्तित्व और अयोध्या आंदोलन को लेकर लंबे समय से चल रही बहस का जिक्र किया है। उन्होंने दावा किया कि कुछ राजनीतिक समूह ने ऐतिहासिक रूप से राम मंदिर निर्माण का विरोध किया है और सालों तक कानूनी चुनौतियों का समर्थन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी ताकतें धार्मिक त्योहारों के दौरान अशांति की धाराओं और घटनाओं को जो है वो जोड़ती हैं और अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों को उनकी मौजूदा आलोचना पर सवाल उठाए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बिना सबूत को यहां पर आस्था पर सवाल उठाने की कोशिश से बचना चाहिए और दोहराया कि कोई भी दवा
या यूं कहें कि कोई भी दावा जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी एसआईटी के सामने पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रेरित उन यहाँ पर नैरेटिव्स और धारणाओं के खिलाफ भी जो है चेतावनी दी है कि सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ जो है वो नहीं जा सकता है। अपने भाषण में एक अन्य हिस्से में योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अयोध्या यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगातार सरकारों के पास राजधानी के विकास के मौके थे, लेकिन उनके आकलन के अनुसार वो ऐसा करने में विफल रही हैं। उन्होंने इसकी तुलना मौजूदा सरकार के तहत अयोध्या के विकास से की है और दावा किया है कि मंदिर शहर में जो है बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक जो पुनरुद्धार है में इसमें वैश्विक छवि जो है वो बदल दी है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में भी इसी तरह के गवर्नेंस मॉडल लागू किया जाए तो शहर में भी काफ़ी सुधार और विकास जो है वो हो सकता था। अपनी बात खत्म करते हुए मुख्यमंत्री ने राजनीतिक विरोधियों से आग्रह किया है कि वो बेबुनियादी आरोप लगाने से बचें और जांच एजेंसियों को बिना किसी दखल के जो है अपना काम पूरी तरीके से करने दें। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने और साथ ही धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे चलकर कहा है कि जांच में जो भी चीज़ें हैं उनके सबूत का जो है मूल्यांकन सख्ती से यहाँ पे जो है मेरिट के आधार पर किया जाएगा और उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से जो है वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक बातचीत में संयम बरतने की अपील की है और जोर दिया है कि सामाजिक तनाव भड़काने वाले बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने विकास, सांस्कृतिक पुनर्स्थापना और प्रशासनिक पारदर्शिता के सरकार के व्यापक एजेंडे पर जो है प्रकाश डाला है। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और इसी के साथ पॉलिसी में सुधार की वजह से जो है विकास का एक नया दौर जो है वो देखने को मिल सकता है। कार्यक्रम का समापन नागरिकों से एकता और सहयोग की अपील के साथ हुआ है ताकि सामाजिक सद्भाव को जो है मजबूत किया जा सके और राज्य के विकास लक्ष्यों को जो है समर्थन किया जा सके। समर्थकों की एक भीड़ ने मुख्यमंत्री का संबोधन सुना, जहां उनके भाषण के कई अहम बिंदुओं पर जो है नारे लगे हैं और तालियां भी बजाई गई हैं। कार्यक्रम के दौरान देवरिया में सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई थी और अधिकारियों ने पुष्टि किया है कि कार्यक्रम बिना किसी अप्रिय घटना के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। कार्यक्रम स्थल पर मौजूदा पार्टी नेताओं ने इस संबोधन को उत्तर प्रदेश में सरकार की वैचारिक और विकासात्मक प्रतिबद्धताओं को जो है वो सशक्त अभिव्यक्ति जो है वो बताया है। प्रशासन ने पूरे दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी सुनिश्चित की है। क्या कुछ कहा है देवरिया से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपको भी एक बार सुनाते हैं। मैं है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं। एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में ये मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे, यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहन और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप
सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की और आपको बता दें केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनवाने की फीस में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए 1 जुलाई 2026 से नई दरें लागू करने का निर्णय जो है वो लिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन करते हुए शुल्क संरचना को पुनः निर्धारित किया गया है। नए प्रावधानों के तहत आपको बता दें कि सामान्य 36 पेज पासपोर्ट की फीस 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है, जबकि तत्काल सेवा पासपोर्ट की फीस 3500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार 60 पेज सामान्य पासपोर्ट की लागत 2000 रुपये से बढ़ाकर जो है 3500 रुपये कर दी गई है। तत्काल 60 पेज पासपोर्ट के लिए अब 6000 रुपये का भुगतान करना होगा, जो पहले 4000 रुपये हुआ करता था। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 24 के तहत किया गया है। साथ ही 15 से 18 वर्ष के उन नाबालिगों को भी जो है यहाँ व्यस्त श्रेणी में सामान्य कर जो है यहाँ शुल्क देना होगा जो व्यस्क आवेदन प्रक्रिया अपनाते हैं। सरकार का कहना है कि इन संशोधन से पासपोर्ट सेवाओं की गुणवत्ता और प्रशासनिक दक्षता जो है उसमें सुधार होगा और साथ ही प्रक्रिया जो है वो अधिक पारदर्शी बनेगी। हालांकि बढ़ी हुई फीस से आम आवेदकों पर जो है अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा और यात्रा दस्तावेज बनवाना महंगा हो सकता है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों और 8 वर्ष तक के बच्चों को 10% की छूट देने का प्रावधान किया है, लेकिन यह छूट पासपोर्ट री इशू पर लागू नहीं होगी। नए नियम के अनुसार आवेदकों को 1 जुलाई के बाद सभी भुगतान नई दरों के अनुसार जो है वो करना होगा। विदेश मंत्रालय ने नागरिकों से आग्रह किया है कि आवेदन से पहले नई फीस संरचना की जांच आवश्यक रूप से की जाए ताकि किसी प्रकार की असुविधा जो है वो ना हो। अधिक ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है। सरकार ने कहा है कि यह कदम पासपोर्ट प्रणाली को आधुनिक बनाने और सेवाओं को तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि फीस वृद्धि से जो है डिजिटल और प्रोसेसिंग सिस्टम को जो है मजबूती मिलेगी, लेकिन आम वर्ग पर जो है इसका सीधा असर साफ तौर पर दिखेगा। कुल मिलाकर यह बदलाव पासपोर्ट व्यवस्था में एक बड़े सुधार के रूप में जरूर देखा जा रहा है और आने वाले समय में या आने वाले वर्षों में सेवाओं की दिशा जो है वो ये तय करेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियम पारदर्शिता और दक्षता दोनों को ध्यान में रखकर जो है वो बनाया गया है और भविष्य में जो है आवश्यकता अनुसार इसमें और भी सुधार किए जा सकते हैं ताकि नागरिकों को बेहतर सेवाएं जो है वो मिल सके। यह निर्णय देश के पासपोर्ट प्रशासन में एक नई नीति दिशा को जो है वो दर्शाता है, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप जो है एक भविष्य की जरूरतों को जो है ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सरकार ने अपील की है कि नागरिक समय रहते जो है आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और दस्तावेजों को सही तरीके से जो है तैयार रखें ताकि सेवा केंद्र पर जो है भीड़ और देरी से बचा जा सके। साथ ही सभी कार्य सुचारू रूप से जो है वो पूरे हो सकें और किसी भी प्रकार की जो है परेशानी ना आ सके। ये जो है इसका अंत में कहा गया है। तो किस तरीके से अब यहाँ जो है पासपोर्ट में तो विदेश मंत्रालय की ओर से कई सारे बदलाव किए गए हैं, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात करें तो उन्होंने यहाँ दक्षिण कोरिया में आयोजित जेजू फोरम फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया तेजी से जो है यहाँ अधिक सशस्त्रीकरण, बढ़ते जोखिम और ध्रुवीकरण की ओर जो है वो बढ़ रही है। उन्होंने आग्रह किया है कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में जो है देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और तकनीकी प्रगति का जो है उपयोग भी पहले की तुलना में अधिक आक्रामक तरीके से जो है वो किया जा रहा है। उनके अनुसार सोशल मीडिया के दौर में राजनीतिक सोच भी तेजी से बदल रही है, जिससे भेदभाव और टकराव की जो है यहाँ पर प्रवृत्ति मजबूत हुई है। जयशंकर ने कहा कि आज कई देश अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि उनके फैसलों का जो है वैश्विक प्रभाव और दूसरे देशों पर पड़ने वाले जो है लागत को भी जो है पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में दुनिया को जो है यहाँ अधिक सहयोगी, संतुलित दृष्टिकोण और मजबूत बहुस्तरीय व्यवस्था की जो है आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास जताया है कि बहुध्रुवीय व्यवस्था और इसी के साथ आपको बता दें कि व्यवस्था तभी सफल होगी जब बड़े और प्रभावशाली देश जो हैं इसमें साझा चुनौतियों पर मिलकर काम करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इस दौरान आपको बता दें कि वैश्विक सहयोग को मजबूत बनाए रखने के लिए जो है 5 महत्वपूर्ण कदमों का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को जोखिम से मुक्त करने और उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में जो है यहाँ विविधता लाने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि मजबूत और इसी के साथ लचीली सप्लाई चेन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को किसी एक देश या यात्रा पर जो है यहाँ पर अत्यधिक निर्भर जो है होने से बचाएगी और इसी के साथ आपको बता दें आर्थिक दबाव की जो राजनीति है उसको सीमित करेगी।
उन्होंने दूसरे कदम के रूप में जो है प्रभावशाली देशों के बीच नई समझ और इसी के साथ विश्वास विकसित करने पर जो है जोर दिया है। उनके मुताबिक इससे वैश्विक व्यवस्था अधिक स्थिर होगी और विभिन्न मुद्दों पर जो है एजेंडा आधारित सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। तीसरे बिंदु में उन्होंने आपको बता दें कि यहाँ जो संकीर्ण सोच और टकराव की बढ़ती कीमतों के जो है यहाँ पर उसके प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता बताई है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और व्यवस्थाओं, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्रीय समुद्री कानून संधि की रक्षा और सम्मान की जो है अनिवार्य बताया है। जयशंकर ने चौथे और पांचवें कदम के रूप में जो है ग्लोबल साउथ को जो है यहाँ पर अवसर बताया है और अधिक अवसर बताया है, संसाधन और क्षमता उपलब्ध कराने की वकालत भी की है। उनका कहना था कि विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ने से वैश्विक विकास को नई गति मिलेगी और साझा समृद्धि का मार्ग जो है वो प्रस्तुत होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया केवल कुछ चुनिंदा देशों पर जो है वो नियम और मानदंड बनाए रखने के लिए जो है निर्भर नहीं रह सकती है, बल्कि सभी देशों को अपने भविष्य को निर्माण में जो है सक्रिय भूमिका निभानी होगी। भारत और दक्षिण कोरिया के संबंधों का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच यहाँ पे जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक, तकनीक और इसी के साथ राजनीतिक और रणनीतिक साझेदारी को जो है मजबूत बनाए रखना दोनों देशों के क्षेत्रीय और इसी के साथ वैश्विक स्थिरता में जो है एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अपने संबोधन के अंत में जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बिखराव है, जबकि उसका सबसे प्रभावी समाधान जो है यहाँ पर व्यापक सहयोग और मजबूत बहुस्पर्धा जो है वो है। उन्होंने विश्वास जताया कि साझा प्रयासों और आपसी विश्वास के जरिए जो है वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि का लक्ष्य जो है वो हासिल किया जा सकता है। तो किस तरीके से यहाँ जो है दुनिया में जो है अब शस्त्रीकरण जो है वो बढ़ रहा है, ये बात कहते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर नजर आए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसी ही देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी तमाम अपडेट्स के साथ। आप कहीं न जाएं, बने रहें सिर्फ TV7 भारत पर।